देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, साल 2009 में उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में एक बात बड़ी तेजी से फैली कि रात को कोई भी सूर्यास्त के बाद अपने घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सूरज इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। सूरज अभी अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटा ही था। यूँ तो सूरज बाकी लड़कों की तरह ही बड़ों का सम्मान और आदर किया करता था, लेकिन जब बात भूत पिशाच की होती थी तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था और लोगों का भ्रम मानकर अक्सर बातों को टाल दिया करता था। सूरज ने अभी अभी एक नया टीवी खरीदा था और गांव के बहुत सारे लोग मिलकर टीवी में मूवी देखा करते थे। रात को लगभग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी आराम से फिल्म देखा करते। लेकिन जब से गांव में किसी खूंखार डैन का जिक्र हुआ था तो उसके बाद से लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया और यही वजह रही कि सूरज का पूरा एंटरटेनमेंट बर्बाद हो गया। तो आइए जानते हैं सूरज की ये कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, उस वक्त मेरे लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। आज भी जब उस समय को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं फिर से उसके करीब चला गया हूँ, मानो समय का चक्कर फिर से घूम गया है और मेरी ज़िंदगी फिर से वहीं पर आकर अटक गई। खैर चलिए जानते मेरे साथ क्या हुआ था। साल 2009 में काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने गांव शत्रुपुर लौटा और इन दिनों गांव के काफ़ी लोग रात को एंटरटेनमेंट करने के लिए मेरे घर पर टीवी देखने के लिए आया करते थे, जिससे मुझे भी बड़ा अच्छा महसूस होता था। लेकिन फिर गांव में हुई एक कच्ची मौत में पूरे गांव में सनसनी मचा दी। असल में लोगों का मानना था कि गांव के अंदर किसी डायन का साया मंडराने लगा है और वो डायन हर 24 साल के बाद एक बार आती है और 1 साल तक इसी तरह लोगों का शिकार करती है। इसलिए शाम को कोई भी सूर्यास्त के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। गांव के मुखिया ने भी इसी बात का जिक्र करते हुए सभी लोगों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। लेकिन मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला था, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और ऐसे में मैं इन चीज़ों पर विश्वास करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बहुत बार गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की गलत फहमी होती है। अक्सर हार्ट अटैक की वजह से किसी की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत बार दिल में रक्त का थक्का जमकर इंसान मौत के घाट उतर जाता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, ना कि कोई भूत प्रेत किसी इंसान को मारता है। लेकिन गांव के लोगों को कहाँ मेरी बातों पर विश्वास होने वाला था। हर बार मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि मैं जब तक इस चीज़ को साबित नहीं कर दूंगा तब तक मैं दोबारा उनको इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बोलूँगा। एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि गांव वालों के सामने इस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बार सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता तो मैं वही काम गांव वालों को करके दिखाऊंगा और पूरे गांव को रात को ही इकट्ठा करूंगा। मैंने सोचा तो यही था, लेकिन फिर दादाजी की तबीयत बिगड़ना हमारे लिए एक और बुरी घटना साबित हो गई। इस बार हम दादाजी को अस्पताल लेकर निकल गए और इसी के चलते गांव में धीरे धीरे उस डैन का खौफ और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। जहां मैं गांव वालों को समझाने की कोशिश करता तो गांव वाले उल्टा मुझे ही ताना मार के बोलते कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सूर्यास्त के बाद एक रात घर से बाहर निकल कर दिखाओ। वैसे तो मैं ये सब करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे घर वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वो मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देते। उन्होंने मुझे जल्दी ही शहर वापस जाने को बोला ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। लेकिन एक तरफ मेरे अंदर गांव के अंदर हो रही इन घटनाओं के पीछे का पर्दा मुझे उठाने की चुल मची हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इतनी जल्दी हम कहाँ किसी चीज़ की सच्चाई तक पहुँच पाते हैं। जब हम किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें बहुत वक्त लगाना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस चीज़ तक पहुँचते पहुँचते मैं इतनी बुरी तरह से फंस जाऊँगा।
शुक्रवार की शाम मैंने गांव के एक लड़के से संपर्क किया जिसका नाम मयंक था। अक्सर मयंक कुछ बदमाश लड़कों के साथ रहा करता था जो गैंगस्टर वाले काम करते थे। जब मैंने मयंक से गांव की इस हो रही अजीब सी घटना के बारे में बात की तो वो भी मेरी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने बोला, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं रात में अक्सर अपने कॉलेज के साथियों के साथ घूमता रहता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस तरह की घटना को महसूस नहीं किया। हालांकि गांव में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन फिर भी ये सब कहने की बातें हैं। मयंक उन लोगों में से था जो अपने पास पिस्तौल रखा करते थे और अपनी कॉलेज में उनकी एक नंबर चलती थी। उसने पिछले ही साल कॉलेज में नेता बनने का प्रमाण अपने नाम किया था, जिस वजह से उसकी बड़े बड़े लोगों के साथ उठे बैठी रहती थी। लेकिन इन दोनों वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी आया हुआ था। कॉलेज की छुट्टियों के साथ साथ गाँव में एंजॉय करने के लिए 10 से 15 दिन की छुट्टी लेकर आया जाया करता था। लेकिन उसके दोस्त अक्सर 2-3 दिन से हमारे गांव में घूमते रहते थे। उसके बाद मैंने मयंक को अपनी इच्छा बताते बोला कि मुझे किसी भी तरह से गांव वालों के सामने इस बात से पर्दा उठाना है कि यहाँ पर कोई भी डायन नहीं रहती, ये तो सब कहने की बातें हैं। यूं ही बातें करते करते अचानक ही हमारा एक पुराना दोस्त विजेंद्र भी वहाँ पर पहुँच गया। जब हमने विजेंद्र से ये बात कही तो उसने बोला, भाई सच में हमारे गांव में एक डायन रहती है। दरअसल मेरे चाचा की मौत भी उस डायन की वजह से हुई थी। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। फिर उसने बताया कि लगभग 14 साल पहले की बात है जब आदमखोर चुड़ैल ने मेरे चाचा को जान से मार डाला था। इस पर मैंने विजेंद्र से बोला, लेकिन भाई मैंने तो सुना था कि वो डायन हर 25 साल में एक बार आती है। इस पर विजेंद्र ने बताया कि उसका कोई निर्धारित समय नहीं है, वो कभी भी इस गाँव में दाखिल दे सकती है। अक्सर वो उस वक्त इस गांव में दाखिल होती है जब अमावस की रात अपनी चरम सीमा पर हो और अमावस की रात के गुजरने के बाद ही वो यहाँ से वापस गुजरती है। तब तक वो लोगों का खून पीती है। उसने मुझे ये भी बताया कि वो एक ऐसी डायन है जो लोगों से भीख मांगती है और अगर उसे कोई कुछ नहीं देता तो बदले में वो उसका खून पी लेती है, और अगर कोई उसे कुछ देता भी है तो भी उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अब ये सब सुनने के बाद मैं जोर से हंसते बोला, अरे मयंक भाई, आपको भी इसकी बेतुकी बातों पर विश्वास है क्या? मयंक भी मेरे साथ हंस रहा था। हम दोनों इन चीज़ों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस पर विजेंद्र ने बोला, भाई तुम लोगों को जैसा सोचना है वैसा सोचो, लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम लोगों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप गलती से भी बाहर निकले तो फिर आपका सच्चाई से सामना तो होगा ही, लेकिन आप उस सच्चाई को किसी के सामने जाहिर करने के काबिल नहीं रहोगे। विजेंद्र इतना कहने के बाद वहां से निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन विजेंद्र ने ये बातें बड़ी ही गंभीरता के साथ कही थी। शायद उसे हमारी बातें बुरी लग गई थी। उसके जाने के बाद मैं और मयंक विजेंद्र पर खूब हंसे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि आने वाला खतरा हमारे इंतजार कर रहा है। मैंने मयंक से बोला, भाई हम एक काम करते हैं, अमावस की रात हम गांव वाले सभी लोगों को इकट्ठा करके ये बता देंगे कि भूत डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम अपने कॉलेज में पढ़ी हुई स्टडी को गांव में जाहिर करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हमारा दाव हम पर ही उल्टा पड़ जाएगा, ये हमने सोचा तक नहीं था। क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए इतना भयानक था कि किसी दुश्मन के साथ भी इतना बुरा ना हो। मुझे और मयंक को अमावस की रात का इंतज़ार था जो शायद 6 दिन के बाद थी। 6 दिनों तक हमारे लिए अमावस की रात का वेट करना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे समय बीता और आखिर में वो समय आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे गांव के किसी भी आदमी ने हमें ये नहीं बताया था कि वो डायन कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। उनका मानना था कि इस गांव में एक डायन रहती है और वो हर 25 साल में इस गांव में दाखिला देती है या फिर हर अमावस की रात को गांव में शिकार करती है। जब सालों से अमावस की रात का संजोग बैठा हुआ हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब मैं और मयंक रात को अपने हाथ में एक एक लकड़ी लेकर गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि गांव का माहौल बड़ा नॉर्मल लगा। हालांकि हल्की हल्की ठंड में हमारे गांव में रुकना बड़ा ही कठिन लग रहा था, लेकिन हम दोनों कठिनाइयों से पेश आते हुए उस डायन का इंतज़ार कर रहे थे। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ कोई डायन नहीं आने वाली। हम बस मजाक मस्ती में बार बार उसकी बातें करते रहते और यूं ही कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। फिर रात के लगभग 12 बजे के आसपास अचानक ही हलचल हुई।
अब तक मयंक पेड़ के बगल में बैठकर हल्की हल्की नींद ले रहा था, इसलिए मैंने मयंक को जगाते हुए बोला, भाई थोड़ा संभल कर रहो, लगता है गांव में कोई चोर डाकू घुसाया है। मैंने मयंक को उस आवाज़ को सुनने को कहा तो मयंक भाई ने कहा, ज़रूरी आवाज़ किसी आदमी की है और गांव के लोग इसे बहुत प्रेत समझ लेते हैं। शायद ये आदमी हर घर में जाकर चोरी करता है और फिर जो इसे रोकता है वो उसे मार डालता है, इसलिए हमें बड़ी सावधानी के साथ इसका सामना करना चाहिए। मयंक ने अपनी जेब में एक पिस्तौल डाल रखी थी, इसलिए वो कभी भी चोर डाकू से सामना कर सकता था। हालांकि मैं इस मामले में थोड़ा कमज़ोर तो था, लेकिन मैं अपने हट्टे कट्टे शरीर के साथ मयंक भाई का पूरा साथ निभा सकता था। ऐसे में मैंने वही किया जो मयंक भाई ने मुझे बताया था। फिर मयंक ने बताया कि ये आवाज़ हमारे पीछे से आ रही है और हमारे पीछे की तरफ गांव का इकलौता रेलवे स्टेशन था। एक समय में जब इस गांव में डैन का खौफ नहीं हुआ करता था, तब गांव के काफ़ी लोग ट्रेन को देखने के लिए स्टेशन पर जाया करते थे, लेकिन अब तो गांव शमशान की तरह बन गया। मैं और मयंक हम दोनों मिलकर उस रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से ये आवाज़ आ रही थी। बहुत देर तक इधर उधर घूमने के बाद भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था और यूं ही भटकते भटकते हम कब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। हर रोज़ रात को लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ से ट्रेन गुजरती थी। तभी हमने सोचा कि अब तो हम ट्रेन को देख कर ही यहाँ से लौटेंगे, इसलिए हम वहीं स्टेशन पर बैठ गए। मयंक भाई को नींद ने बेबस कर रखा था। वो जहाँ भी बैठते उसे नींद के झोंके आने लगते और इधर मैं अकेला ही गांव में निगरानी रखता। मैंने गांव की हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख लिया था ताकि गांव वालों को सुबह होते ही इस चीज़ का सबूत मिल जाए कि रात को भी लोग गांव में भटक सकते हैं और जो नेगेटिव विचार वो सोचते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इससे पहले कि मैं भी बेफिक्र होकर आराम से सोने के लिए एक बेंच पर बैठता कि अचानक ही मेरी नज़र ट्रेन की पटरियों पर पड़ी तो मैंने देखा कि सामने से कोई इधर आ रहा था। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये देखते मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं तो मैंने पहले तो मयंक भाई को जगाया और फिर उसी दिशा में अपना हाथ करते हुए बताया कि मैंने उस तरफ से किसी को आता हुआ देखा। मेरी बात सुनकर मयंक हैरान होते हुए बोला, अरे भाई पागल है क्या, इतनी रात को भला कौन रेलवे स्टेशन पर टहलेगा। मैंने मयंक को इतना तक बता दिया था कि उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मयंक को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो वापस सोने के लिए जाता कि इस बार मैंने उसे कहा, भाई इस बार तुम नींद मत लेना, वो आदमी या फिर वो इंसान यहीं पर तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा। इस बार मयंक ने भी हामी भरी और फिर हम दोनों चौकन्ने होकर वहीं रेलवे स्टेशन के इधर उधर घूमने लगे। अब तक शायद ट्रेन के आने का भी वक्त हो चुका था, इसलिए हम दोनों ट्रेन को देखने के लिए भी बेताब थे। थोड़ी देर के बाद हमें ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर हम दोनों पटरियों से थोड़ी दूर खड़े हो गए और इसी बीच ट्रेन की दोनों हेडलाइट की रोशनी ट्रैक पर पड़ने लगी। तो हमने देखा कि जैसे ही पटरियों पर ट्रेन की रोशनी दिखाई दी तो उसके साथ ही हमने सामने से किसी लाल रंग वाले इंसान को देखा जो भागता हुआ ट्रेन के सामने आ रहा था। ये सब देखने के बाद हम समझ गए थे कि यहाँ सच में कोई आदमी था। मयंक भी ये देखकर बुरी तरह से डर गया क्योंकि वो जानता था कि ट्रेन इस आदमी से पक्का टकराने वाली है और ये आदमी मौत के घाट उतर जाएगा। हमने ट्रेन के सामने हाथ तो दिखाया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। ट्रेन जिस रफ्तार से भागती हुई आ रही थी बिल्कुल उसी रफ्तार से भागती हुई उस शख्स के पास पहुंच गई। वो शख्स हमसे लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर था, तो ऐसे में हम उसे साफ साफ देख नहीं सकते थे। इसी बीच उस ट्रेन ने उस लाल कपड़े वाले शख्स को एकदम से कुचल दिया। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि ना ही तो उस आदमी के कहीं गिरने की आवाज़ आई थी और ना ही हमने उसे टकराने के बाद कहीं उड़ते और पड़ते देखा था। हम दोनों हैरानी से उसकी तलाश तो कर रहे थे लेकिन हमें वहाँ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने साथी मयंक से बोला, भाई मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरी बात सुनने के बाद मयंक ने बोला, अरे भाई अगर किसी की जान खतरे में हो तो हमें उसे ढूंढकर जल्दी से जल्दी अस्पताल की तरफ रवाना करना चाहिए, वरना क्या पता किसी इंसान की यहाँ मौत हो जाए। बहुत वक्त तक हमने उस लाल कपड़े वाले शख्स की तलाश की लेकिन ना ही तो कहीं से हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही उसका कोई ठिकाना था। यूं ही इधर उधर घूमते घामते अचानक ही किसी ने हमें आवाज़ देते बोला, अरे भाई साहब किसे ढूंढ रहे हो आप। जैसे मैंने इस आवाज़ को सुना
तो मैंने देखा कि वहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले अंकल थे जिनके हाथ में एक लंबी सी छड़ी थी और वो हमारी तरफ बड़ी हैरान के साथ देख रहे थे। हमने उन अंकल जी से कहा, अरे अंकल जी, आप अभी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे क्या? हमारी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और ना में जवाब दिया। फिर हमने उसे पूरी बात बताई। हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है इस गांव के सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम दोनों ही हो। अक्सर बड़े बुजुर्गों की बात पर विश्वास न करना हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और शायद तुम लोगों ने खुद ही अपनी मौत को बुलावा दिया है। उस आदमी की ये बेतुकी बातें सुनकर मैं बड़ी हैरान के साथ उसकी तरफ देखने लगा। धीरे धीरे मेरी हल्की सी टॉर्च की रोशनी उसके कदमों पर चली गई और जैसे मैंने उसके कदमों को पीछे की तरफ मुड़ा हुआ देखा तो मेरा दिमाग ही हिल गया। आज तक जो चीज़ विज्ञान के लिए एक मजाक थी वो हकीकत में मुझे अपने सामने नजर आ रही थी। उसके बाद मैंने मयंक भाई को बोला, भैया ज़रा इसके पैरों को तो देखो। मैंने मयंक को बड़ी हल्की आवाज़ में ये बताया था। फिर उसने भी जैसे उसके कदमों की तरफ देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मेरे साथी मयंक ने अचानक अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली और उसे रिलोड करने लगा। पर मैं इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि इस नकारात्मक शक्ति पर गोली चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितनी तैयारी इस वक्त मयंक अपनी बंदूक में गोली डालने का काम कर रहा था, उतनी तैयारी अगर हम यहाँ से भागने की करते तो शायद जिंदा बच जाते। अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से किस तरह से भागूं कि अचानक उस आदमी ने कहा, तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन मेरी एक बात अच्छे से समझ लेना, तुम जिस डायन का पीछा करते करते यहाँ पहुँचे हो वो डायन मेरी ही बीवी है। अब ये सुनने के बाद हम दोनों के होश उड़ गए। हमारे पांव किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जम गए थे। उस आदमी ने अपनी बातों को जाहिर करते बोला, लेकिन पिशाच होने के बावजूद मैंने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा मेरी बीवी ने मरने के बाद मुझे भी मौत के घाट उतार दिया था। तब से मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। तभी मेरे साथी मयंक ने बोला, लेकिन अंकल जी, उसने आपको क्यों मार डाला? इससे पहले कि हमारी बात पूरी हो पाती कि अचानक की हल्की हल्की हवा ने हम सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तभी उस आदमी ने बोला, अरे लगता है वो आ रही है, तुम दोनों को जल्द से जल्द कहीं छुप जाना चाहिए वरना वो तुम्हें भी मार देगी। इस पर मयंक ने बोला, लेकिन उससे सामना करने का कोई तो रास्ता होगा। इस पर उसने बताया कि तुम्हें अपनी बंदूक के अंदर सोने की गोली डालनी होगी, यानी कि सोने की कोई ऐसी चीज़ बारूद की जगह डालनी होगी, वही उसके आर पार हो सकती है और उसी से तुम उसका केवल सामना कर सकते हो। उसे मारना असंभव है क्योंकि उसकी रूह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। उसकी बात सुन के बाद हम दोनों ने अपनी गर्दन हिलाई तो उसने बताया कि 25 सालों से जो ताकत एक एक दिन का इंतज़ार करती है वो 25 सालों में इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो अपनी ताकत से पूरे गांव को 1 मिनट में तबाह कर सकती है। लेकिन उस औरत का गांव के साथ थोड़ा लगाव है, इसलिए वो अभी तक चुप है, वरना अब तक ये गांव शमशान घाट में बदल जाता। उसके बाद मैं और मयंक वहां से भागते अपने गांव की तरफ आने लगे, पर हमें किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी मकान तक पहुंचना था। हम दोनों भी अब उस शैतानी रूह से इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। हम दोनों ने जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा एहसास होने लगा कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते लेकिन हमें कोई नज़र ही नहीं आता। फिर भी हम जिसे देख नहीं पाते हैं उसका हमें एहसास हो ही जाता है। मैंने मयंक से बोला, भैया हमें तेज़ी से भागना होगा वरना कुछ ही पलों में वो ताकतवर डायन हमारे पास पहुंच जाएगी। हम दोनों भागते भागते अब मयंक के घर के दरवाजे के पास पहुंच गए थे। हम जैसे उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर कोई खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक कटोरा था। मुझे समझते ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये भीख मांगने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि डायन है और इस बार उसने हम दोनों को ही देख लिया था। अब हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो चुका था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम दोनों के सामने साक्षात हमारी मौत खड़ी थी। उसके बाद मेरे साथ ही मयंक ने बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैंने पहले अपनी बंदूक के अंदर अपने सोने के लॉकेट को तोड़कर डाल लिया था जो इस बंदूक के अंदर एकदम फिट बैठ गया था, इसलिए हम दोनों आराम से बच जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई। उसके बाद उसने अपनी गन उठाई और उस डायन की तरफ तान दी, लेकिन उस औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके बाद जैसे मयंक ने गोली चलाई तो वहां धुआं धुआं हो गया। वो औरत एक बार जोर से चिल्लाई और उसके बाद हम दोनों भागते हुए कमरे के अंदर घुस गए
और हमने अंदर से पूरे मकान को लॉक कर लिया। हमें लगा कि अब हम दोनों सही सलामत हैं। आधे घंटे तक तो सब कुछ एकदम सही सलामत रहा, लेकिन उसके बाद जोरदार आंधी और तूफान ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो रात आसानी से बीत गई और हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फिर उसके बाद दिन होने पर हमने इस घटना के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया, लेकिन बदले में हमें गांव वालों से डांट सुनने को मिली, क्योंकि सब जानते थे कि हमने उस डैन को क्रोधित कर दिया है और अब वो हमारे गांव को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। गांव वाले इसी बात से खौफ खाकर धीरे धीरे गांव को छोड़ना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ ही दिनों में वो गांव खंडर के रूप में तब्दील हो गया। दोस्तों, हमने भी उस गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी एक बात समझ में नहीं आती है कि उसका पति उन पटरियों पर क्यों भटकता है और उस औरत की आत्मा गांव में क्यों भटकती है और आखिर क्यों उस औरत ने अपने ही पति को मार डाला। ये सब एक रहस्य बनकर रह गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।